दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे तानाशाह की जिसने अपनी बीवी के हाथ काटकर पैरों की जगह सिल दिए थे और पैर काटकर हाथों की जगह पर। इतनी क्रूरता कि शायद ही आपने अपनी जिंदगी में अब तक सुनी हो। खुद को हिटलर की राह पर चलने वाला बताने वाला ये आदमी और कोई नहीं बल्कि युगांडा का प्रेसिडेंट ईदी अमीन था। 6 फुट 4 इंच लंबा ये आदमी और 135 किलो के वजन का ये तानाशाह बताता था कि इंसानी मांस तेंदुए के मांस से ज्यादा नमकीन होता है। इसके तरह तरह के चौंकाने वाले शौक आप सबके दिमाग को सुन कर देंगे। इसने अपने महल में एक ऐसा कमरा भी बनाया हुआ था जहां ये मुर्दों को ले जाकर रखता था और इस कमरे में किसी को जाने की इजाजत नहीं थी और घंटों घंटों मुर्दों से ये बातें करता था और बातें करते करते उनके साथ सो भी जाता था। और एक दिन ऐसा आता है कि ईदी अमीन की 5वीं बीवी चुपके से इस कमरे को खोल देती है और जब वो उस कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि इस कमरे में बहुत सी लाशें रखी हैं। किसी की लाश की आंखें गायब हैं तो किसी लाश के कान और नाक नोच लिए गए हैं। उसके बाद जब वो उस कमरे में रखा फ्रिज खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि फ्रिज में कटे हुए सर रखे हैं और ये देखते ही डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है। दोस्तों, ये महल नहीं बल्कि ऐसा कैद खाना है जहां तकरीबन 4 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। उसके बाद धीरे धीरे ईदी अमीन की सच्चाई युगांडा के लोगों में फैलने लगती है और लोगों की पसंद हुआ करता ईदी अमीन की ये वहशत भरे कारनामे लोगों के बीच आने लग जाते हैं और युगांडा में बगावत के बादल छाने लगते हैं, जिसकी वजह से ईदी अमीन को युगांडा छोड़कर भागना पड़ता है। इस वीडियो में बात करेंगे द बचर ऑफ युगांडा के नाम से जाना जाने वाला ईदी अमीन के बारे में। दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल और आपका स्वागत है किंगडम ऑफ हिस्ट्री चैनल पर। ईदी अमीन के बारे में जानने के लिए वक्त में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साल 1925 में जब युगांडा के नॉर्थ वेस्ट में बसे कोबोको गांव में एक गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। वो बच्चा होता है ईदी अमीन। उसके पिता काकुआ और माँ लुगुबारा में रहती थी। कुछ वक्त बाद ही ईदी अमीन की माँ उसके पिता को छोड़कर लुगबारा आ जाती हैं और लुगबारा गांव में ही ईदी अमीन की परवरिश होती है। अफ्रीका में बसा एक देश जिसे युगांडा के नाम से जाना जाता है, वो भी उस वक्त ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में हुआ करता था। अपनी सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ईदी अमीन ब्रिटिश आर्मी की एक रेजिमेंट किंग्स अफ्रीकन राइफल कार में शामिल हो जाता है और साल 1949 में शिफ्टा विद्रोही ग्रुप से लड़ने के लिए ईडी को सोमालिया में तैनात कर दिया जाता है और उसके बाद कीनिया में हुए माओ विद्रोह के खिलाफ तैनात भी किया जाता है और साल 1952 से 1956 तक ये माओ का विद्रोह चलता है। तब ब्रिटिशर्स को भी एक ऐसे नौजवान की ज़रूरत थी जो ब्रिटिशर्स के बढ़ते कॉलोनाइजेशन को वफादारी के साथ संभाल सके। ईदी अमीन शुरू से ही क्रूरता से भरा हुआ था क्योंकि काकुआ गांव में ईदी अमीन पैदा हुआ। वहाँ की परंपरा और रिचुअल्स में जानवरों के खून को पीना भी एक आम बात थी। ये मौका था कि ईदी अमीन अपनी लंबाई चौड़ाई का फ़ायदा उठा के सफलता की तरफ आगे बढ़ता और उसने ऐसा ही किया। ब्रिटिशर्स का भरोसा जीतने के लिए उसने अपने ही लोगों को मारना शुरू कर दिया। इस सब के चलते ब्रिटिशर्स को ईदी अमीन पर पूरा भरोसा हो गया और ब्रिटिशर्स ने युगांडा पर अपना कॉलोनाइजेशन जमा कर युगांडा की कमान ईदी अमीन को दे दी और इसी के चलते ईदी अमीन अपनी रैंक में भी ऊपर उठने लगा और साल 1959 में हथियारों और ब्रिटिश आर्मी जो युगांडा में मौजूद थी उसका कमांडर बना दिया जाता है। कमांडर बनने के बाद उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है जिसका नाम मिल्टन ओबोटे होता है। वो भी ईदी अमीन की तरह एक नौजवान था जो ब्रिटिशर्स के लिए ही काम कर रहा था। अब ईदी अमीन ब्रिटिश आर्मी में रहते हुए बॉक्सिंग, स्विमिंग और वेपन्स और रग्बी का चैंपियन भी बन गया था और धीरे धीरे ओबोटे और ईडी की दोस्ती भी गहरी होती चली गई थी।
दोनों मिलकर ब्रिटिशर्स की नाक के नीचे हथियारों और हाथी के दांत की तस्करी का धंधा शुरू कर चुके थे और कुछ ही सालों में ओबोटे और ईडी मिलकर युगांडा में बहुत पावरफुल बन जाते हैं और 9 अक्टूबर साल 1962 को युगांडा से ब्रिटिशर्स का राज खत्म करके युगांडा को एक स्वतंत्र देश के रूप में खड़ा कर देते हैं और यहाँ 70 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद युगांडा के लोग अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। इसी सब के चलते ईडी अमीन लोगों की पहली पसंद बन जाता है, लेकिन यहाँ ओबोटे को युगांडा का पहला प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। पहली बार ओबोटे और ईडी की गठबंधन में युगांडा में नई सरकार बनाई जाती है, जिसमें ओबोटे खुद को युगांडा का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देता है और ईडी अमीन को युगांडा ऑल आर्म्ड फोर्सेस का कमांडर इन चीफ बना दिया जाता है। कुछ भी था, लेकिन ईडी अमीन को काम ओबोटे के अंदर ही करना पड़ता है, जिससे ईडी अमीन खुश नहीं था और ये दोस्ती भी अब धीरे धीरे दुश्मनी में बदलने लगी थी। अब बात पैसे और पावर की थी, जिस पर पूरा कंट्रोल ओबोटे का था। अब ईडी अमीन युगांडा की आर्मी को ओबोटे के खिलाफ चलने का हुक्म देने लगा था और जैसे ही इस बात का पता ओबोटे को चलता है तो ओबोटे भी ईदी अमीन की रैंक डाउन करके उसे कमांडर ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेस से आर्मी चीफ बना देता है, जिसकी वजह से ईदी अमीन आग बबूला हो जाता है और 2 से 3 बार ओबोटे को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन खुशकिस्मती से ओबोटे हर बार बच जाता है और ईडी अमीन अब पूरे गुस्से में भर चुका होता है और कसम खाता है कि युगांडा के प्रेसिडेंट ही बनकर मानेगा। इसलिए आर्मी चीफ के रहते अब वो लोगों के बीच उतर जाता है, उनकी परेशानियों को सुनता है, उनके दुख दर्द में मदद करता है एंड देन वो अपने इस मकसद में कामयाब भी होने लगता है और मौके के इंतजार में होता है कि कब वो युगांडा में तख्ता पलट कर सके। और फिर वो दिन आ जाता है जब ओबोटे कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग के लिए युगांडा से सिंगापुर जाता है और तभी ईडी अमीन खुद को युगांडा का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देता है। और अब ईडी अमीन, जो कि लोगों के बीच बहुत अच्छी इमेज और पॉपुलैरिटी हासिल कर चुका था, वहाँ के लोगों की पहली पसंद भी बन जाता है और यहाँ से शुरू होती है युगांडा की बर्बादी की दास्तान, जो कि बहुत दर्दनाक और खौफजदा कर देने वाली दास्तान है। सबसे पहले ओबोटे को युगांडा में घुसने पर रोक लगा दी जाती है और फिर ईडी अमीन युगांडा की आर्मी से एक स्क्वाड बनाता है, जिसे पूरी पावर दे देता है और ये ऑर्डर भी दे देता है कि जो भी ईदी अमीन और युगांडा की नई सरकार के खिलाफ दिखाई दे, उसका कत्ल कर दिया जाए। और ये किलर स्क्वाड सिर्फ शक के बिना पर ही हजारों लोगों को कत्ल कर देते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अचोली और लैंगो कबीले के लोगों के साथ होता है। बड़ी ही बेदर्दी के साथ और बेरहमी के साथ इन कबीले के लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, क्योंकि इन्हें शक होता है कि ये कबीले ओबोटे के सपोर्टर्स हैं। और अब होती है सबसे अजीब और हैरान कर देने वाली बात, जिसमें ईडी अमीन अपनी सत्ता बचाने के लिए खुद को अल्लाह का बहुत बड़ा फरिश्ता बताने लगता है और कहता है कि उसे अल्लाह ने लोगों की मदद के लिए भेजा है और उसे एक सपना आया है कि एशियन लोगों को युगांडा से निकाल दिया जाए। ईदी अमीन का मानना होता है कि आगे चलकर ये लोग ईडी अमीन के खिलाफ बगावत ना करें, क्योंकि एशियन लोग उस वक्त बहुत दिमाग और अच्छे पैसे वाले बिजनेसमैन भी हुआ करते थे। दोस्तों, ऐसा तानाशाह ईदी अमीन ही नहीं, बहुत से पॉलिटिशियंस होते हैं जो खुद को अल्लाह और भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता बताते हैं, बस इसलिए कि उनकी कुर्सी बची रहे और देश पर राज करते रहें और अपनी तानाशाही से देश को बर्बाद कर सकें। हर मुल्क में किसी न किसी धर्म का ऐसा तानाशाह ज़रूर होता है। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अब ईदी अमीन एक सर्कुलर जारी कर देता है
कि विद इन 90 डेज ऑल द एशियंस लीव द युगांडा। अब युगांडा में अफरा तफरी मच जाती है और एशियंस को ये भी इजाज़त नहीं होती कि वो अपनी प्रॉपर्टी बेच के जाएं या अपना गोल्ड और कैश भी अपने साथ ले जा सकें। इन लोगों को इजाज़त होती है तो सिर्फ 2 सूटकेस और महज थोड़े से कैश ले जाने की, और उनकी प्रॉपर्टी पर युगांडा गवर्नमेंट कब्जा कर लेती है। और जो लोग इसके आदेश को नहीं मानते उन्हें जिंदा मगरमच्छों के आगे फेंक दिया जाता है, जिसे नाम दिया जाता है जेनोसाइड इन युगांडा का। उसके बाद शुरू होता है मौत का दर्दनाक खेल, जो कि अब ईदी अमीन की आदत और शौक बन चुका होता है। वो लोगों पर इतना जुल्म करता है कि अपने महल के बेसमेंट में वो 5 काल कोठरियाँ बनवा देता है। ये ऐसी काल कोठरियाँ होती हैं जहाँ ना तो हवा आने का कोई रास्ता होता है और ना ही रोशनी आने का, और यहाँ तक कि कोई चीज़ या चीखे या चिल्लाए तब भी इनकी आवाज़ बाहर ना जा सके। और इन काल कोठरियों की गेट पर इलेक्ट्रिक वायरिंग करा देता है ताकि कोई भागने की कोशिश करे तो करंट लगने से ही मर जाए। बहुत बार तो वो उन काल कोठरियों में पानी छुड़वाकर करंट छोड़ देता है और लोग मर जाते हैं। और मरने के बाद ईदी अमीन इनकी लाशों को मगरमच्छों के आगे फिकवा देता है। इससे भी ज़्यादा दर्दनाक बात ये थी कि जब इससे भी ईदी अमीन को मज़ा नहीं आ रहा होता तो वो इन काल कोठरियों में पॉइजनस गैसेस छोड़ देता है, जिससे अंदर के लोगों का दम घुट जाता है और लोग मर जाते हैं। सोर्सेज बताते हैं कि इन सब टॉर्चर्स की वजह से ईदी ने 4 से 5 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा था। लेकिन अभी तक युगांडा के और लोगों के बीच ईदी का ये असली चेहरा सामने आना बाकी था। अभी भी ईदी लोगों की नज़र में एक महान लीडर ही था। और जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ईदी की 5वीं बीवी अचानक से उस कमरे में चली जाती है और उसे सारी सच्चाई का पता चल जाता है और धीरे धीरे उसकी हकीकत लोगों के सामने आने लगती है। अब युगांडा की इकोनॉमी बहुत तेज़ी के साथ नीचे गिरती है और ईदी अमीन पागलपन में आकर तंजानिया पर हमला करवा देता है। लेकिन तंजानिया से वो बहुत बुरी तरह हार जाता है, जिसकी वजह से ईदी को युगांडा छोड़कर लेबनान जाना पड़ता है। जब वहाँ भी बात नहीं बनती तो ईदी अमीन लेबनान से भागकर सऊदी अरब चला जाता है और सऊदी अरब में ही उसकी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं, जहां 16 अगस्त साल 2003 में उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, ये थी ईदी अमीन की तानाशाही जो क्रूरता और जुल्म से भरी हुई थी। और लास्ट में मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जुल्म और तानाशाही चाहे कितनी भी बढ़ जाए, उसका अंत ज़रूर होता है। और जो लोग जालिम का साथ देते हैं वो भी जालिम लोगों की ही गिनती में आते हैं और उनका भी अंजाम जुल्म का शिकार होना होता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।